आज हम बात कर रहे हैं अहोम साम्राज्य की। भारत के इतिहास में एक ऐसा राजवंश जो शायद सबसे लंबे समय तक टिका रहा। हाँ, लगभग 6 शताब्दियां, 600 साल। ये सोचना भी कमाल लगता है। बिल्कुल। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी पर इनका राज था और इनकी कहानी में रहस्य भी है और एक गजब का आप कह सकते हैं लचीलापन भी। कहाँ से शुरू होती है इनकी कहानी? मतलब इनकी जड़ें कहाँ हैं? इनकी शुरुआत होती है 1228 ईस्वी में। एक व्यक्ति थे सुकाफा। सुकाफा। हाँ, ये एक ताई राजकुमार थे मोंग माओ से, जो आजकल चीन के यूनान प्रांत में पड़ता है। अच्छा, तो मतलब बाहर से आए थे? जी हाँ, लगभग 9000 लोगों के साथ वो पटकाई पहाड़ियों को पार करके ब्रह्मपुत्र घाटी पहुंचे। लेकिन देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने आते ही मार काट या कब्जा करने की कोशिश नहीं की। ये वाकई में अलग बात है उस जमाने के हिसाब से। तो फिर? उन्होंने शांति से बसने पर ध्यान दिया। जो स्थानीय जनजातियां थी वहाँ, जैसे मोरान और बुराही, उनके साथ गठबंधन बनाए। उनके रीति रिवाजों को समझने की कोशिश की, यहाँ तक कि अंतर्विवाह को भी बढ़ावा दिया। तो मतलब एक तरह से घुलने मिलने की कोशिश की, विजय की जगह एकीकरण। बिल्कुल। और यही सोच, यही नींव थी जिसने आने वाली लगभग 6 सदियों के लिए एक मिले-जुले और काफी मजबूत समाज का आधार तैयार किया। ये रणनीति पर थोड़ा और सोचना चाहिए। मतलब क्यों उन्होंने सीधा रास्ता नहीं अपनाया? क्या उन्हें लगा कि स्थानीय लोगों के बिना वो टिक नहीं पाएंगे? शायद यही दूरदर्शिता थी। तात्कालिक जीत से ज्यादा जरूरी उन्होंने शायद स्थायी स्थिरता को समझा, और इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक टिके रहे। हाँ, ये बात तो है। 600 साल कोई मजाक नहीं। सही कहा। और ये स्थिरता सिर्फ शुरुआती सोच में नहीं थी, उनके पूरे प्रशासन के तरीके में भी दिखती है। उनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था? कुछ खास था उसमें? हाँ, यहीं पर उनकी वो मशहूर पाइक व्यवस्था आती है। पाइक व्यवस्था? जी, ये सिर्फ कोई सिस्टम नहीं था, बल्कि अहोम समाज और राज्य की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप इसे। अच्छा, कैसे काम करती थी ये? देखिए, इसके तहत राज्य के हर वयस्क पुरुष को पाइक कहा जाता था, और हर पाइक की राज्य के प्रति सीधी जिम्मेदारी थी। सीधी जिम्मेदारी मतलब उसे अनिवार्य रूप से सेवा देनी होती थी, चाहे वो खेती-बाड़ी हो या बांध और सड़कें बनाना हो, या फिर जरूरत पड़ने पर सैनिक बनकर लड़ना हो। अरे वाह! तो हर आदमी एक तरह से किसान भी था और सैनिक भी? हाँ, बिल्कुल। और ये पाइक लोग खेल नाम के ग्रुप्स में बटे होते थे, और हर कुछ पाइक पर एक अधिकारी होता था। पूरा एक सिस्टम बना हुआ था। इसका फायदा क्या था? सबसे बड़ा फायदा था इसकी कुशलता। सोचिए, बिना कोई बड़ी स्थायी सेना रखे वो जरूरत पड़ने पर हजारों सैनिकों को तुरंत इकट्ठा कर सकते थे। ये तो बहुत कारगर रहा होगा। और सिर्फ युद्ध में ही नहीं, शांति के समय यही लोग खेती करते थे, बड़े बड़े तटबंध बनाते थे, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ को रोकने के लिए सिंचाई का इंतजाम करते थे। चावल की खेती के लिए ये जरूरी रहा होगा। बहुत जरूरी। और इसी पाइक श्रम से उन्होंने ये सब किया। और हाँ, एक और बात, समय के साथ उन्होंने स्थानीय असमिया भाषा और रिवाजों को भी अपना लिया। असमिया धीरे धीरे दरबारी भाषा बन गई। तो ये भी उसी एकीकरण का हिस्सा था जो सुकाफा ने शुरू किया था। बिल्कुल। लेकिन ये जो पाइक व्यवस्था थी, सुनने में तो बड़ी खुशल लगती है, पर क्या इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी थे? मतलब अनिवार्य सेवा, क्या लोगों को ये हमेशा मंजूर था? सवाल तो बहुत वाजिब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मजबूत नियंत्रण ने बाद में असंतोष पैदा किया हो? अक्सर ऐसा होता है ना कि जो चीज शुरू में ताकत देती है वही बाद में कमजोरी बन जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और हुआ भी ऐसा ही। शुरुआती कई सदियों तक तो ये पाइक व्यवस्था उनकी ताकत बनी रही, खासकर उनकी सैन्य ताकत का राज थी ये। लेकिन जैसे जैसे राज्य फैला, प्रशासन पेचीदा हुआ, तो इसमें दिक्कतें आने लगीं। अच्छा। अनिवार्य सेवा, कभी-कभी अधिकारियों का जुल्म, इसने असंतोष को जन्म दिया। अच्छा। और यही असंतोष आगे चलकर बड़े विद्रोहों की वजह बना, जैसे वो मोआमोरिया विद्रोह हुआ था, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। पहले ये देखते हैं कि इस व्यवस्था ने उनकी फौजी ताकत को कैसे बढ़ाया। हाँ, उनकी सैन्य सफलताओं के बारे में तो काफी सुना है। अहोमों का सैन्य इतिहास तो वाकई कमाल का है। उन्होंने सिर्फ दिल्ली सल्तनत के हमलों को ही नहीं रोका, बल्कि मुगलों को भी हराया। हाँ, और एक बार नहीं, कई बार हराया, और वो भी तब जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं।
और उनकी सबसे बड़ी, सबसे मशहूर जीत थी 1671 की सरायघाट की लड़ाई। सरायघाट, हाँ इसका जिक्र तो आता है। लचित बोरफुकन। वही महान सेनापति लचित बोरफुकन। ये लड़ाई असम के इतिहास में एक मुड़ की तरह है। गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई थी। किसके खिलाफ? मुगलों के। हाँ, एक तरफ राम सिंह के नेतृत्व में मुगलों की विशाल सेना और नौसेना थी, और दूसरी तरफ लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना। और नतीजा? नतीजा अहोमों की जीत। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। लड़ाई के बीच में एक ऐसा वक्त आया जब अहोम सैनिक थोड़े कमजोर पड़ रहे थे और खुद लचित बोरफुकन बहुत बीमार थे। ओहो, फिर? लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब देखा कि सैनिक पीछे हट रहे हैं तो वो अपनी बीमारी की हालत में भी नाव पर खड़े हो गए और सैनिकों को ललकारा। उनका वो प्रसिद्ध कथन है ना, देख सत कोई मुमाए डांगोर न होए। हाँ, हालांकि वो कथन सरायघाट का नहीं, उससे पहले का है, जब उन्होंने रक्षा तैयारियों में लापरवाही पर अपने मामा का ही सिर कटवा दिया था, ये दिखाने के लिए कि देश सबसे ऊपर है। अच्छा, ये बात है। लेकिन सरायघाट में उनके नेतृत्व और हौसले ने सैनिकों में जान फूंक दी। कमाल है, सिर्फ हौसले से तो नहीं जीते होंगे, कुछ रणनीति भी तो होगी। बिल्कुल। अहोम अपनी जमीन को, ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया। नदी का फायदा उठाया होगा। हाँ, उन्होंने मुगलों को नदी के संकरे हिस्से में लड़ने पर मजबूर किया, जहां उनकी बड़ी नावें बेकाल हो गई, जबकि अहोमों की छोटी, तेज नावें ज्यादा कारगर साबित हुईं। अच्छा, ये थी रणनीति। जी, नतीजा ये हुआ कि मुगलों की बुरी तरह हार हुई और असम आजाद रहा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मुगलों जैसे इतने बड़े साम्राज्य के सामने वो लगातार कैसे जीतते रहे? क्या सिर्फ लचित बोरफुकन जैसा नेतृत्व या रणनीति ही काफी थी? या फिर इसमें वहां के भूगोल का, मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी का और पाइक व्यवस्था से मिली संगठित ताकत का भी बड़ा हाथ था। हाँ, और इतने लंबे समय तक ये बढ़त कैसे कायम रखी उन्होंने? क्या समाज को जोड़ने की उनकी नीति का भी इसमें कोई रोल था? देखिए, ये सब चीजें मिली हुई थी। नेतृत्व तो था ही कमाल का, लेकिन अहोम अपनी जमीन को समझते थे। नदी, मौसम, इलाका सब उनकी पकड़ में था। होम ग्राउंड एडवांटेज जिसे कहते हैं। बिल्कुल। पाइक व्यवस्था से उन्हें फौज आसानी से मिल जाती थी, जो वहीं के माहौल में लड़ने की आदी थी। उनकी नौसेना छोटी थी, पर नदी के लिए एकदम सही थी। और हाँ, शायद जो उन्होंने शुरू में सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई, उससे स्थानीय लोगों का समर्थन भी मिला होगा। खुफिया जानकारी, रसद वगैरह में मदद मिली होगी। ये सब मिलकर उनकी ताकत बना। हाँ, और इसी सैन्य सफलता ने वो स्थिरता दी जिसमें उनकी अपनी एक अलग संस्कृति और समाज पनप सका। संस्कृति की बात करें तो क्या कुछ खास था उनके समाज में? एक बहुत ही खास चीज थी बुरंजी। बुरंजी, ये क्या है? ये उनके लिखे हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स थे। गद्य में, मतलब कहानी की तरह लिखे हुए विस्तृत इतिहास। अच्छा, किस बारे में लिखते थे? इनमें दरबारी घटनाएं, राजनीतिक फैसले, युद्ध, सामाजिक रीति रिवाज, सबका लेखा जोखा होता था। और ये सिर्फ राजा की तारीफ नहीं होती थी, बल्कि काफी हद तक तथ्यात्मक विवरण होता था। ये तो बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से। बहुत बड़ी बात। दक्षिण एशिया में उस समय इस तरह लगातार और व्यवस्थित तरीके से इतिहास लिखने की परंपरा बहुत कम थी। ये बुरंजी आज हमारे लिए अनमोल हैं। इनसे हमें अहोमों का नजरिया पता चलता है। कमाल है। और सांस्कृतिक पहचान, त्योहार वगैरह? हाँ, उनके कई त्योहार और रस्में आज भी असम में जिंदा हैं, जैसे मेदम मेफी। मेदम मेफी, ये पूर्वजों की पूजा का एक बड़ा त्योहार है। उनकी ताई अहोम जड़ों से जुड़ा है और आज भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उनकी सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है ये। बिल्कुल। और उनकी वास्तुकला भी देखने लायक है। शिवसागर में आपको मिलेगा तलातल घर। तलातल घर, नाम तो सुना है। हाँ, ये एक कई मंजिला महल है। कहते हैं इसमें नीचे खुफिया मंजिलें और सुरंगें भी थीं, शायद बचाव के लिए। दिलचस्प। और पास में ही है रंग घर। ये 2 मंजिला शाही पवेलियन है। इसे एशिया के सबसे पुराने एम्फी थिएटरों में गिना जाता है। एम्फी थिएटर, वहाँ क्या होता था? यहाँ राजा और शाही परिवार के लोग बैठकर भैंसों की लड़ाई, कुश्ती और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते थे। वाह, और ये बने कैसे थे?
ईंटों से और एक खास किस्म के मसाले से, जिसमें अंडे, दाल वगैरह मिलाते थे। उनकी अपनी तकनीक थी। तो कुल मिलाकर उनकी संस्कृति, उनकी ताई जड़ों और असम की स्थानीय परंपराओं का एक मिश्रण थी। हाँ, एक लंबा और धीरे धीरे हुआ मिश्रण, और इसी से उनकी एक अलग पहचान बनी, जो आज भी असम की संस्कृति का हिस्सा है। ये जो बुरंजी की बात आपने की, ये सिर्फ इतिहास लिखना था या इनका कोई और मकसद भी था? मतलब क्या ये अहोम पहचान को गढ़ने और उनके शासन को सही ठहराने का जरिया भी थे? बहुत संभव है। अपना इतिहास खुद लिखना, अपनी कहानी खुद कहना, ये तो सत्ता को वैधता देने का एक तरीका होता ही है। हाँ, बुरंजी बेशक एक आधिकारिक नजरिया तो पेश करते ही होंगे, हालांकि उन्हें काफी हद तक सच्चा माना जाता है, फिर भी उनमें सत्ता का पक्ष तो रहा ही होगा। और ये जो संस्कृतियों का मिलना था, ताई, अहोम और स्थानीय असमिया, क्या ये हमेशा बड़ा आराम से हो गया या इसमें कुछ तनाव, कुछ टकराव भी थे? ये कहना मुश्किल है कि सब कुछ हमेशा सहज रहा होगा। देखिए, समय के साथ अहोम भाषा का असर कम हुआ, असमिया और हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा। इसमें शायद कुछ तनाव भी रहे हों। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो उन्होंने एक मिलीजुली पहचान बनाने में काफी सफलता पाई। पर 18वीं सदी आते आते हालात बदलने लगे। हाँ, पतन की शुरुआत। जी, ये मजबूत साम्राज्य अंदरूनी और बाहरी मुश्किलों में घिरने लगा। अब इस दौर को देखना जरूरी है कि आखिर अंत कैसे हुआ। क्या हुआ था 18वीं सदी में? देखिए, 18वीं सदी के आखिर तक आते आते अहोम साम्राज्य अंदर से कमजोर होने लगा था। एक के बाद एक कमजोर और अयोग्य राजा गद्दी पर बैठे। उत्तराधिकार के झगड़े? हाँ, और दरबार में गुटबाजी, सत्ता के लिए खींचतान। इससे केंद्रीय प्रशासन बहुत कमजोर हो गया। भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा था। ये तो किसी भी साम्राज्य के पतन के आम लक्षण हैं। बिल्कुल। और इसी कमजोर हालत में एक बड़ा धमाका हुआ, मोआ-मोरिया विद्रोह। मोआ-मोरिया विद्रोह, ये कब हुआ? ये 1769 से शुरू होकर 1805 तक, मतलब कई दशकों तक चला। ये असल में मोआ-मोरिया 17, जो एक वैष्णव मठ था, उसके अनुयायियों का विद्रोह था। किस बात पर विद्रोह था? कुछ तो अहोम राजाओं की बढ़ती ताकत और शायद पाइक व्यवस्था के दबाव के खिलाफ था। ये एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन बहुत बड़ा रूप ले लिया इसने। इसका असर क्या हुआ? असर बहुत बुरा हुआ। राज्य का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। विद्रोहियों ने राजधानी पर भी कब्जा कर लिया था। राजाओं को भागना पड़ा। इसने अहोम राज्य की फौजी और माली हालत की कमर तोड़ दी। ओहो। समाज भी बुरी तरह बढ़ गया। हालांकि आखिर में अहोम विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे, पर वो फिर कभी पहले जैसी ताकत हासिल नहीं कर पाए। तो ये अंदरूनी कलह बहुत भारी पड़ी? बहुत भारी। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया पड़ोसियों ने, बर्मा ने। बर्मी आक्रमण? हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत में बर्मा की सेनाओं ने असम पर कई हमले किए, और ये हमले बहुत ही वहशी और विनाशकारी थे। क्या हुआ इन हमलों में? बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई, कत्लेआम हुए, बहुत जुल्म ढाए गए। असम की आबादी और अर्थव्यवस्था को भयानक नुकसान पहुंचा। इस दौर को असम के इतिहास में मानोर दिन कहते हैं, मतलब बर्मी आक्रमण का खौफनाक दौर। और अहोम शासक रोक नहीं पाए? नहीं, वो उस वक्त इतने कमजोर हो चुके थे कि इन हमलों का ठीक से सामना नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ? बर्मा का कब्जा हो गया? बर्मा का प्रभाव तो बढ़ गया, लेकिन तभी तस्वीर में अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, क्यों? बर्मा के बढ़ते असर से अंग्रेजों को अपने हितों की चिंता हुई। बंगाल और पूरब में तो उन्होंने बर्मा को रोकने के लिए दखल दिया। और फिर लड़ाई हुई? हाँ, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ 1824 से 1826 तक। इसमें बर्मा हार गया। और असम का क्या हुआ? युद्ध के बाद 1826 में यांडाबू की संधि हुई। इस संधि में बर्मा ने असम पर अपना दावा छोड़ दिया और असम का कंट्रोल फैक्चुअली अंग्रेजों के हाथ में आ गया। और इसी के साथ अहोम राज खत्म? जी हाँ, 598 साल का अहोम शासन औपचारिक रूप से खत्म हो गया। तो ये पतन की कहानी भी कम जटिल नहीं है। एक तरफ मोआ-मोरिया विद्रोह जैसी अंदरूनी फूट जिसने उन्हें खोखला कर दिया। हाँ। और दूसरी तरफ बर्मी आक्रमण और फिर अंग्रेजों का आना। ये सोचना जरूरी है कि क्या पतन सिर्फ अंदरूनी कारणों से तय था या बाहरी दबाव ज्यादा हावी रहे। क्या एक मजबूत अहोम राज्य जिसमें अंदरूनी झगड़े ना होते वो बर्मा का सामना बेहतर कर सकता था, या फिर अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के सामने उनका अंत होना ही था?
ये सवाल तो इतिहास में हमेशा उठता है, अंदरूनी कारण बनाम बाहरी। हाँ, क्या उस वक्त कोई और फैसला नतीजा बदल सकता था? देखिए, सच तो शायद ये है कि दोनों का मिलाजुला असर था। विद्रोह ने कमजोर किया, इतना कि वो बर्मा का सामना ना कर सकें, और बर्मा के हमलों ने वो हालात बनाए कि अंग्रेजों को मौका मिल गया। शायद। अगर अंदरूनी एकता होती तो शायद बर्मा का सामना बेहतर करते। पर यह भी सच है कि 19वीं सदी में अंग्रेजों की ताकत को रोकना किसी भी भारतीय राज्य के लिए बहुत मुश्किल था। हाँ, ये बात भी है। खैर, पतन के कारणों पर तो बहस चलती रहेगी, लेकिन अहोमों ने जो विरासत छोड़ी है वो आज भी जिंदा है। उनकी विरासत क्या है? मतलब उन्हें किस रूप में याद किया जाता है? उन्हें सिर्फ राजा या विजेता के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के तौर पर याद किया जाता है। राष्ट्र निर्माता? हाँ, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी की अलग-अलग जनजातियों और समुदायों को एक साथ लाकर एक साझा पहचान दी। आधुनिक असमिया पहचान की नींव उन्होंने ही रखी। वो एकीकरण की मिसाल हैं। और उनकी सैन्य जीत सरायघाट? वो तो आज भी असम के गौरव, उनकी वीरता और अपनी आज़ादी की रक्षा का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि कैसे एक छोटे राज्य ने भी बड़े साम्राज्य को टक्कर दी। और लचित बोरफुकन? लचित बोरफुकन तो असम और भारत में राष्ट्रीय नायक माने जाते हैं। उनकी बहादुरी और देश के लिए समर्पण को याद करने के लिए हर साल 24 नवंबर को असम में और एनडीए में भी लचित दिवस मनाया जाता है। ये उनकी स्थायी प्रेरणा का सबूत है। बिल्कुल। और जैसा हमने बात की, उनके संस्कृति की छाप भी गहरी है। मेदम में फी जैसे त्योहार, रंग घर, तलातल घर जैसे स्मारक और बुरंजी लिखने की परंपरा, ये सब आज भी असम की पहचान का हिस्सा हैं। वो ताई, अहोम और स्थानीय संस्कृतियों का संगम आज भी दिखता है वहाँ। हाँ, वो संगम आज भी असम की पहचान को रंगत दे रहा है। वाकई। तो अहोम साम्राज्य की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें आज के लिए भी कई सबक हैं। जैसे कि मुश्किल हालात में टिके रहना, लचीलापन, या फिर अलग अलग लोगों को साथ लेकर चलना, एकीकरण की चुनौतियां और सफलताएं, और अपनी आज़ादी और पहचान को बनाए रखने का संघर्ष। सही कहा। उनका ये 600 साल का सफर, उठना, जमना, संकट से गुजरना और फिर अंत होना, इसमें नेतृत्व, रणनीति और वक्त के साथ बदलने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने अहोम साम्राज्य की लगभग 6 सदियों की कहानी पर बात की। सुकाफा के शांतिपूर्ण एकीकरण से शुरुआत हुई। हाँ, फिर पाइक व्यवस्था जैसा अनोखा प्रशासन और सैन्य तंत्र बना। मुगलों के खिलाफ सरायघाट जैसी बड़ी जीत हासिल की। बुरंजी, त्योहारों और वास्तुकला वाली एक अलग संस्कृति विकसित हुई। फिर अंदरूनी झगड़े जैसे मुआमोरिया विद्रोह और बाहरी हमले जैसे बर्मी आक्रमण से पतन शुरू हुआ। और अंत में यांडबू की संधि से उनका राज खत्म हुआ। लेकिन उनकी विरासत आज भी असम की पहचान और गौरव का हिस्सा है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दूर की सोच, अच्छा प्रशासन और सबको साथ लेकर चलने से एक साम्राज्य सदियों तक चल सकता है। और कैसे अंदरूनी फूट और बाहरी दबाव उसे खत्म भी कर सकते हैं। अहोम इतिहास हमें साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने के बारे में वाकई गहरी समझ देता है।